ये किताब है मनुष्य जन्मा, जिसे देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय ने लिखा है। वो मार्क्सवादी दार्शनिक और इतिहासकार थे और उनकी हर रचना में वैज्ञानिक सोच झलकती है। इसका हिंदी अनुवाद निशानाथ मन्ना ने किया। किताब में बताया गया है कि धरती पर जिंदगी कैसे शुरू हुई, फिर वो कैसे धीरे धीरे विकसित हुई और आखिरकार इंसान के जन्म और विकास तक बात पहुंची। ये किताब 1957 में पहली बार छपी थी, तो इसमें उस जमाने की लेखन शैली और भाषा का अंदाज मिलेगा। इसे बच्चों के लिए लिखा गया है, लेकिन इसका मजेदार अंदाज बड़ों की वैज्ञानिक सोच को भी जगा सकता है, खासकर जब आजकल कई भ्रम उस सोच को दबाते नजर आते हैं। ये कहानी धरती पर जीवन की शुरुआत से लेकर नवपाषाण युग तक ले जाती है, जब इंसान इतना विकसित हो चुका था कि उसे प्रकृति की दया की जरूरत नहीं रही। रास्ते में जो मुश्किल बातें आती हैं, उन्हें लेखक ने रोचक उदाहरणों से आसान बनाया है और वाचक का जीवंत अंदाज इसे और भी मजेदार, सरल और दिलचस्प बना देता है। तो बस तैयार हो जाइए जीव, प्राण और इंसान के अनोखे विकास के सफर पर चलने के लिए। पृथ्वी पर जीवन का आविर्भाव। पृथ्वी पर सबसे पहले जीव का आविर्भाव कैसे हुआ? इस रहस्य की खोज में वैज्ञानिक आज भी लगे हुए हैं। इसके बारे में उन्होंने बहुत सी बातों का पता लगा लिया है और आज भी उनका अनुसंधान जारी है। उनकी खोज से भविष्य में हमें पृथ्वी और जीवन के बारे में और भी बहुत से तथ्यों का पता चलेगा, तभी हम इस प्रश्न का उत्तर दे सकेंगे। हम यहाँ पर केवल उन्हीं बातों की चर्चा करेंगे जिनके बारे में पूरी जानकारी हो चुकी है। वे बातें कौन सी हैं? पहली बात तो ये है कि प्राण या जीवन कोई अलौकिक वस्तु नहीं है। इसी पृथ्वी की बहुत सी वस्तुओं का मिश्रण होते होते आखिर में वस्तु सजीव बन जाती है। जिन वस्तुओं के मिश्रण से ऐसा होता है, वे कौन सी वस्तुएं हैं? वैज्ञानिकों का कहना है कि उन वस्तुओं में प्रधान कार्बन है। कार्बन के अलावा क्लोरीन, आयरन, मैग्नीशियम, आयोडीन, कैल्शियम, मैंगनीज, बोरोन आदि अन्य कई वस्तुएं भी हैं। इस प्रकार की वस्तुओं को वैज्ञानिक मौलिक पदार्थ कहते हैं। अब ये जानना आवश्यक है कि मौलिक पदार्थ किसको कहते हैं। ये एक उदाहरण से साफ हो जाएगा। हिंदी को ही ले लो, उसमें तुम्हें हजारों शब्द मिलेंगे, लेकिन अक्षर केवल 46 ही हैं। हिंदी भाषा का हर शब्द इन 46 अक्षरों से ही कुछ अक्षरों के मिश्रण से बना है। पृथ्वी की वस्तुओं का भी यही हाल है। पृथ्वी पर हजारों वस्तुएं तुम्हें देखने को मिलेंगी, जैसे पानी, मिट्टी, कागज, कलम, घास, फूल, लकड़ी, स्याही, अंडा, दूध वगैरह। लेकिन जिस प्रकार हिंदी भाषा का हर शब्द उसके अक्षरों में से कुछ अक्षरों को लेकर बना है, उसी तरह इस पृथ्वी की हर वस्तु कुछ मौलिक पदार्थों से ही बनी हुई है। इस प्रकार के मौलिक पदार्थों की संख्या 99 है। पृथ्वी की ऐसी कोई वस्तु नहीं होगी जो इन 99 मौलिक पदार्थों में से ही कुछ के सम्मिश्रण से ना बनी हो। इस प्रकार के मौलिक पदार्थों के सम्मिश्रण से जो भी वस्तु बनती है, उसको वैज्ञानिक यौगिक पदार्थ कहते हैं। उदाहरण के लिए पानी को ही ले लो, वो इसी प्रकार का एक यौगिक पदार्थ है और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन नाम के 2 मौलिक पदार्थों के सम्मिश्रण से बना है। नमक भी इसी प्रकार का एक यौगिक पदार्थ है जो सोडियम और क्लोरीन के 2 मौलिक पदार्थों के सम्मिश्रण से बना है। इसी प्रकार कार्बन, क्लोरीन, आयोडीन, मैग्नीशियम और दूसरे बहुत से मौलिक पदार्थों के सम्मिश्रण से सजीव वस्तु बनती है। इस सजीव वस्तु को प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। इसी प्रोटोप्लाज्म से पृथ्वी के समस्त पेड़, पौधे, प्राणी, कीड़े मकोड़े, एक शब्द में कहें तो जीवित या सजीव कहलाने वाली समस्त वस्तुएं और प्राणी बनकर तैयार हुए हैं। सूर्य से पृथ्वी जब छिटक आई, तब क्या प्रोटोप्लाज्म नाम की कोई वस्तु पृथ्वी पर थी? नहीं, उस समय ऐसी कोई वस्तु पृथ्वी पर नहीं थी, क्योंकि उस समय तो चारों ओर आग ही आग थी। सूर्य की तरह पृथ्वी भी आग का जलता गोला थी। उसके बाद धीरे धीरे पृथ्वी ठंडी होती गई और उस पर पहाड़, समुद्र, नदी आदि बनने लगे। पृथ्वी पर पानी में धीरे धीरे कुछ फंडामेंटल सब्सटेंसेस का ओरिजिन हुआ। ये कैसे हुआ और कब, इन प्रश्नों का उत्तर वैज्ञानिक पूरी तरह से नहीं दे सके हैं, हालांकि वे इसकी खोज में लगे हुए हैं। लेकिन इस बात का पता चल चुका है कि पानी पर प्रिमिटिव प्रोटोप्लाज्म की ये बूंदें ही
पृथ्वी पर सर्वप्रथम लिविंग ऑर्गेनिज्म थे। स्वच्छ फिसलने वाली छोटी छोटी बूंदों की तरह थीं ये लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये इतनी छोटी थीं कि आज के मनुष्य की आंख से वे नज़र नहीं आ सकती थीं। ऐसी वस्तुओं को देखने के लिए वर्तमान युग के मनुष्य ने माइक्रोस्कोप बनाया है, जिसकी सहायता से वह छोटी छोटी वस्तुओं को भी बहुत बड़ा बनाकर देख सकता है। इन माइक्रोस्कोपिक छोटी छोटी प्रोटोप्लाज्म की बूंदों को ही हम मनुष्य का अर्ली एंसेस्टर्स कह सकते हैं। मनुष्य ही क्यों, इस पृथ्वी के सभी पशु पक्षी, पेड़ पौधे, कीड़े मकोड़े और दूसरे जीवधारी प्राणी, इन सब के अर्ली एंसेस्टर्स ये प्रोटोप्लाज्म ही हैं। प्रोटोप्लाज्म की हर एक बूंद को वैज्ञानिक सेल कहते हैं। यह सेल क्या है? जीवधारी वस्तुओं के सबसे सूक्ष्म भाग को सेल कहते हैं। जैसे मिट्टी का बर्तन मिट्टी के बहुत से छोटे छोटे कणों को मिलकर बनता है, उसी तरह जीवधारी वस्तुएं भी इसी प्रकार के सेल्स से मिलकर बनती हैं। लेकिन मज़े की बात यह है कि हर सेल अलग अलग अपनी अपनी जगह एक एक जीव है। इसके हिसाब से हमारा शरीर सिर से लेके पैर तक हजारों सेल्स से बना हुआ है और हर सेल अपने स्थान पर एक सजीव वस्तु है। लेकिन पृथ्वी की प्रथम जीवधारी वस्तुएं, प्रोटोप्लाज्म की बूंदें, हमारे शरीर की तरह टिश्यूज नहीं थीं, बल्कि एक एक सेल से बनी हुई थीं। इसीलिए इन जीवों को हम सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म कह सकते हैं। आश्चर्य की बात है ना, सारा शरीर क्या है? केवल जीवकोश ही जीवकोश है। लेकिन इससे भी अधिक आश्चर्य की बात यह है कि आज भी पृथ्वी पर इस प्रकार के सजीव जीवकोश का स्वतंत्र अस्तित्व है। माइक्रोस्कोप से काई पड़े तालाब के पानी की जांच करने से आज भी हमें इस प्रकार के जीव दिखाई देते हैं। इनका नाम है अमीबा। अमीबा को देखकर हम अंदाज़ा लगा लेते हैं कि आदिम युग में समुद्र के पानी में जिन प्रोटोप्लाज्म की बूंदों का जन्म हुआ था वो देखने में किस प्रकार की थी और किस प्रकार जिंदा रहती थी। एक कोशी जीव यानी सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। माइक्रोस्कोप या खुर्दबीन से देखने पर काई पड़े तालाब के ये एक कोशी जीव शक्ल में बड़े अजीब लगते हैं। उनका शरीर सारा अंडे की सफ़ेदी की तरह साफ, चिकना और गिलगिला होता है। इन बूंदों जैसे जीवों में हमारे शरीर की तरह हाथ, पैर या आँख, मुँह जैसे कोई अलग अलग अंग नहीं होते। उनका पूरा शरीर ही हर अंग का काम करता है। इसलिए उस पूरी बूंद को मानो हम उस सजीव वस्तु का पैर भी कह सकते हैं, मुंह भी कह सकते हैं और पेट भी कह सकते हैं। वो कैसे? वो ऐसे कि जैसे आगे बढ़ने के लिए वो अपने शरीर के किसी भाग को आगे धकेल देता है। इस भाग को हम सूडोपॉड या झूठा पैर भी कह सकते हैं। ये एक भाग आगे धकेलने के बाद उसका सारा शरीर उसी तरफ लुढ़क जाता है और वो आगे बढ़ जाता है। जब कोई खाने का दाना उसको मिलता है तो वो सारे शरीर को टेढ़ा मेढ़ा और गोल मोल करके दाने को जकड़ लेता है। उसके बाद पूरे दाने को वो अपने अंदर धीरे धीरे जज्ब कर लेता है। इसीलिए उसके सारे शरीर को हम पैर भी कह सकते हैं, मुंह भी और पेट भी। इन सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स या एक कोशी जीवों के बच्चे भी अजीब तरह से जन्म लेते हैं। बाहर से इस प्रकार की वस्तुओं को अपने अंदर जज्ब कर लेने से उनका शरीर बढ़ने लगता है। बढ़ते बढ़ते शरीर दो भागों में विभक्त हो जाता है, यानी डिवाइड हो जाता है। इस तरह एक जीव से दो जीव बन जाते हैं, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16। ऐसे एक पूरा खानदान बराबर बढ़ता जाता है। हजारों साल तक पृथ्वी पर जीवधारी प्राणी नाम की केवल एक ही वस्तु थी, यही एक कोशी जीव। फिर धीरे धीरे ये जीव छोटे छोटे झुंडों में इकट्ठे होने लगे और ये एक एक झुंड एक एक नए जीवधारी प्राणी का रूप लेने लगा, जिसका शरीर एक कोश से नहीं बल्कि हजारों जीव कोशों से मिलकर बना था। नए जीवधारी प्राणी में धीरे धीरे शरीर की 5 विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भिन्न भिन्न अंग बनने लगे, जिनका काम स्वतंत्र होता चला गया। कुछ जीव कोशों पर चलने फिरने की जिम्मेदारी पड़ी तो कुछ को बच्चे पैदा करने का कर्तव्य निभाना पड़ा, कुछ पर कुछ और भार पड़ा। आदिम मछली का आविर्भाव यानी ओरिजिन ऑफ प्रिमिटिव फिश। इस तरह बदलते बदलते इस सजीव वस्तु में भी धीरे धीरे
परिवर्तन आने लगा और नए प्रकार के जीवधारी प्राणी बनने लगे। अब पानी में नजर आने लगे सिवार, काई और हरे हरे छोटे छोटे पौधे। ये पानी के पौधे आदिम एककोशी जीव ही के वंश में से हैं और वर्तमान पेड़ पौधों के पूर्वज हैं। कुछ पेड़ पानी के अंदर ही रह गए, कुछ धीरे धीरे पानी के किनारे अपनी जड़ें जमाने लगे। उस समय तक पृथ्वी के पहाड़, पर्वत और भूमि पर कहीं भी प्राणी तो क्या, पौधों का भी कोई नाम निशान न था। आज के पेड़ पौधे जो पृथ्वी के हर भाग में दिखाई पड़ते हैं, बहुत बाद में पैदा हुए। लेकिन इस समय हम मनुष्य के जन्म के विषय पर बात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ ये चर्चा नहीं करेंगे कि आदिम एककोशी जीव से आदिम उद्भिद यानी प्रिमिटिव प्लांट का जन्म कैसे हुआ, और इस आदिम उद्भिद से, जिसे हम प्रोटोफाइट भी कहते हैं, सारी पृथ्वी पर तरह तरह के पेड़ पौधे कैसे फैल गए। उद्भिद जगत की बात छोड़कर हम सिर्फ प्राणी जगत की बात करेंगे, विशेष रूप से इसकी कि किस तरह प्राणी जगत के परिवर्तन से आज के मनुष्य का जन्म हुआ। पृथ्वी पर जिन प्राणियों का आविर्भाव हुआ है वो सब इसी एक कोशी जीव के वंश में से हैं और उनका जन्म पानी में ही हुआ। करोड़ों साल पहले जब ये जीव झुंडों में इकट्ठे होने लगे और नए प्रकार के जीवों में परिवर्तित होने लगे तो वे दो प्रकार के झुंडों में विभक्त हो गए। एक प्रकार के झुंडों से पैदा हुए पेड़ पौधे और दूसरे प्रकार के झुंडों से जन्मे सजीव प्राणी। आजकल के तमाम पेड़ पौधे, लता, सिवार, काई इत्यादि सब पहले झुंड के वंश में से हैं और आजकल के पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े, जीव जंतु और जानवर दूसरे वंश में से हैं। धीरे धीरे दूसरे वंश के झुंड अलग अलग रूप धारण करने लगे, कीड़े मकोड़े, केंचुए, घोंगे इत्यादि। आगे चलकर इनमें से एक अद्भुत टंग का प्राणी सबसे आगे निकल गया। इस प्राणी को वैज्ञानिक ट्राइलोबाइट कहते हैं। करीब 20 करोड़ साल तक इस ट्राइलोबाइट का पानी में एकाधिपत्य रहा। कोई पानी के अंदर कीचड़ में फंसकर रहता, कोई पानी के ऊपर तैरता। वे अपने खाने का प्रबंध भी पानी में से ही करते थे। उनके शरीर के ऊपर एक खास तरह की केंचुली होती थी, जिसकी वजह से उनका आत्मरक्षा करना आसान था। इनके बच्चे भी होते थे, हजारों, इसलिए बहुत से बच्चे नष्ट हो जाने पर भी इनके वंश का नाश नहीं होता था। वर्तमान युग में भी पृथ्वी पर ट्राइलोबाइट के कुछ वंशधर जीवित हैं, जैसे बिच्छू, केकड़ा इत्यादि। लेकिन उस आदिम ट्राइलोबाइट का तो अब इतिहास ही शेष रह गया है। करीब 20 करोड़ साल जल जगत पर राज करने के बाद आदिम ट्राइलोबाइट विलुप्त हो गए। इस बीच में साफ पानी के नीचे एक नए प्रकार के जीव दिखाई पड़ने लगे। उनको कहा गया है ऑस्ट्रोकोडर्म। उनका मुंह छुछुंदर जैसा था। मुंह में जबड़े नहीं थे और इसलिए वे किसी वस्तु को चबाकर नहीं खा सकते थे। तो फिर वे किस तरह खाते थे? कीचड़ के बीच में मुंह डालकर वे खाने को चूस कर खाते थे। हाँ, उनके शरीर में एक और जरूरी अंग दिखाई देने लगा था। उसका नाम है मस्तिष्क। मस्तिष्क नाम की एक वस्तु इतनी कीमती क्यों है? क्योंकि मनुष्य में मस्तिष्क ही सबसे मुख्य वस्तु है। इसी से तमाम इंद्रियां काम करती हैं। इसी की मदद से हम देखते हैं, सूंघते हैं, सुनते हैं, स्वाद लेते हैं, छूते हैं। यही नहीं, हम मनुष्य जो इतना जटिल काम कर सकते हैं और विभिन्न विषयों पर सोच विचार कर सकते हैं, यह सब मस्तिष्क की बदौलत ही है और इसी कारण इसकी इतनी कदर है। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि ऑस्ट्रोकोडर्म का मस्तिष्क मनुष्य के मस्तिष्क जैसा ही था। मनुष्य के मस्तिष्क की तुलना में ऑस्ट्रोकोडर्म का मस्तिष्क न के बराबर था। इसलिए ऐसा सोचने का कोई कारण नहीं है कि उसकी इंद्रियां हमारी इंद्रियों की तरह तीक्ष्ण थीं और उसकी चिंतन शक्ति हमारी तरह थी। ऐसा समझना गलत होगा। मनुष्य के मस्तिष्क और ऑस्ट्रोकोडर्म के मस्तिष्क में इतना फर्क है कि उनकी आपस में तुलना की ही नहीं जा सकती। परंतु ऑस्ट्रोकोडर्म के सिर में मस्तिष्क का होना ही पृथ्वी के इतिहास में एक ऐसी घटना है जिसका बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि इससे पहले किसी भी जीव के मस्तिष्क होने का कहीं भी प्रमाण नहीं मिलता। ऑस्ट्रोकोडर्म का मस्तिष्क कितना ही स्थूल और सीधा साधा क्यों न हो,
लेकिन उसके कारण वह उस युग का सबसे श्रेष्ठ प्राणी हो गया। जिस तरह मनुष्य इस युग का सबसे श्रेष्ठ प्राणी समझा जाता है, उसी तरह यह छुछुंदर जैसे मुंह वाला जबड़ा विहीन ऑस्ट्रोकोडर्म 7.5 करोड़ साल तक अपने युग का सबसे श्रेष्ठ प्राणी बना रहा। बाद में धीरे धीरे इसी ऑस्ट्रोकोडर्म के वंशज बदलते बदलते आदिम मछली का रूप लेने लगे। क्या आदिम मछली के शरीर में मस्तिष्क था? हाँ था, लेकिन इसके अलावा उसमें एक और भी वस्तु थी, वह थी रीढ़ की हड्डी। ऑस्ट्रोकोडर्म के शरीर में रीढ़ की हड्डी नहीं थी। पृथ्वी पर रीढ़ की हड्डी वाला प्रथम प्राणी मछली ही था। रीढ़ की हड्डी वाले प्राणियों को मेरुदंडी कहते हैं। आज हमें बहुत से जीव जंतु मिलते हैं जिनकी रीढ़ की हड्डियां हैं, लेकिन ये सब उसी आदिम मछली के वंशज हैं। रीढ़ के अलावा इनमें एक और चीज़ दिखाई दी मछली के मुंह में, और वह थी जबड़ा। जबड़े की वजह से वह चबाकर खाना खा सकती थी। इसके अलावा उसके शरीर में एक और नया अंग था। वह क्या? वह था उसका डैना यानी फिन्स। डैने को हिलाकर, चलाकर और पूंछ हिलाकर मछली पानी में तैर सकती है और इधर उधर जा सकती है। जिंदा रहने के लिए कितनी सुविधा हो गई। इतनी सुविधा थी इसलिए दूसरे प्राणियों की अपेक्षा ये मछलियाँ ज़्यादा दिन जिंदा रह सकीं। धीरे धीरे पृथ्वी का सारा जल भाग मछलियों से भर गया और करीब 5 करोड़ साल तक मछलियाँ ही प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ जीव बनी रहीं। ठीक उसी तरह जैसे आज हम मनुष्य पृथ्वी के सर्वश्रेष्ठ जीव हैं। जल से थल की ओर। इधर जल में मछली का युग शुरू होने के साथ ही स्थल पर हरियाली के चिन्ह दिखाई पड़ने लगे, लता, बेल, घास, पात। लेकिन यह हरियाली आजकल की तरह के पेड़ पौधों या लताओं की नहीं थी, क्योंकि उन उद्भिदों यानी प्लांट लाइफ की जड़ नहीं होती थी। आजकल के उद्भिदों की जड़ होती है। ऐसा मालूम होता था कि मानो मिट्टी के ऊपर उसको किसी ने रख दिया हो। जल में जब मछली का युग था तो स्थल पर इन उद्भिदों के अलावा कुछ न था। प्राणी का आविर्भाव तो स्थल पर बहुत बाद में हुआ। स्थल पर प्रथम प्राणी क्या थे? वे आदिम मछली के ही वंशज थे। वे जल में से निकलकर आए थे। इस माला की दूसरी पुस्तक जीव आया में हमने सीलाकैंथ मछली का उल्लेख करते समय बताया था कि उसके पूर्व आदिम मछली के वंशघर 2 तरीकों से 2 भागों या दलों में बंट गए थे। एक दल वाले के शरीर में सांस लेने के लिए गलफड़े के अलावा फेफड़े जैसे अंग बढ़ने लगे और उसके डैने यानी फिन्स के नीचे वाले भाग में ऊंचा उठा हुआ टीला जैसा एक हिस्सा दिखाई पड़ने लगा और उसके नीचे हड्डी। यह आदिम फेफड़ा आगे जाकर बढ़कर पूरा फेफड़ा बन गया और डैने के नीचे की उठी हुई जगह से निकली टांग। इस तरह आदिम मछली के वंश में से एक भाग जल और स्थल दोनों पर चलने फिरने के योग्य बन गया, अर्थात वह उभयचर हो गया। उभयचर कैसे? जल छोड़कर स्थल पर आने की क्षमता तो आई और जल छोड़कर स्थल पर उनका जीवित रहना संभव हो भी गया, लेकिन फिर भी जल से उनका संबंध पूरी तरह टूट नहीं पाया। उनके जीवन का कुछ समय जल में गुजरता था और कुछ समय स्थल पर, इसलिए वे उभयचर यानी एम्फीबियन कहलाए। लेकिन वे पूरे स्थलचर यानी टेरेस्ट्रियल नहीं बन सके। इसका क्या कारण था? इसका कारण यह था कि वे अंडे देते थे। उनके अंडे बहुत नरम होते थे और स्थल पर वे अंडे बड़ी जल्दी नष्ट हो जाते थे। इसलिए अंडे देने के समय उनका जल में जाना ज़रूरी था। इतने नरम अंडे पानी में काफ़ी हिफाजत से रहते थे। ये अंडे कैसे होते थे? आजकल के उभयचरों के अंडों की परीक्षा करके देखने से यह बात समझ में आ जाएगी। वे भी बहुत कुछ वैसे ही होते हैं। लेकिन पूछा जा सकता है कि जल में रहती मछली के पूर्व पुरुषों यानी प्रिमिटिव मैन के लिए थल पर आने की या उभयचर बनने की आवश्यकता क्यों पड़ी? इसका कारण यह था कि उनके पास जीने के लिए ऐसा करने के अलावा और कोई चारा न था। क्यों? उस समय पृथ्वी की आबो हवा बड़ी तेज़ी के साथ बदल रही थी। गर्मी ऐसी थी कि समुद्रों का पानी उड़ता जाता था और लगता था कि जैसे कुछ काल के बाद समुद्र में पानी ही नहीं रहेगा। गर्मी की अधिकता, वर्षा के अभाव और समुद्र में पानी की कमी के कारण उसमें रहने वाले प्राणी हज़ारों लाखों की संख्या में मौत के मुंह में जाने लगे। लेकिन प्राणी तो आसानी से मरना नहीं चाहता, वह जीना चाहता है और जीने के लिए प्रयत्न करता है।
इसके लिए वह परिस्थितियों के अनुसार अपने को बदलने की कोशिश करता है। बदली हुई परिस्थितियों के अनुसार अपने को ढालकर ही वह जीवित रहता है। उस युग में भी समुद्र में रहने वाले प्राणियों ने अपने आप को बदलती परिस्थितियों के अनुसार ढालने की कोशिश की। तब स्थिति का तकाजा यही रहा कि जिंदा रहने के लिए समुद्र में रहने वाले प्राणी जलचर जल को छोड़कर थल पर आए। सरीसृप का युग, रेप्टाइल्स का युग, उभयचर का युग आज से कोई 20 करोड़ साल पहले की बात है। इसके बाद सारे प्राणी जगत में इनके ही वंश के एक और प्रकार के जीवों का राज शुरू हुआ, जिन्हें सरीसृप यानी रेप्टाइल कहते हैं। सरीसृप किनको कहते हैं? उन जीवों को जो छाती के बल पर चलते हैं, जैसे सांप, छिपकली, गिरगिट आदि। इनमें से कुछ के पैर हैं, कुछ के नहीं, किंतु ये बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात तो ये है कि वे छाती के बल चलते हैं। लेकिन सरीसृप एकदम स्थलचर हैं। इसका मतलब ये है कि ये जीव एक ऐसे स्तर पर पहुँचे हुए हैं जिनको जीता रहने के लिए जल में जाने की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन ये कैसे संभव हुआ? ऐसा इसलिए हो सका कि सरीसृप को अंडे देने के लिए जल में नहीं जाना पड़ता। क्यों? उनके अंडे उभयचरों के अंडों की तरह नरम नहीं होते। सरीसृप के अंडे के ऊपर एक सख्त खोल होती है, जिससे ये अंडे स्थल पर ही हिफाजत से रह सकते हैं। इसलिए अंडे देने के लिए सरीसृप जाति के जीवों को जल में जाने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा भी सरीसृप को और कई सुविधाएं प्राप्त हैं। चलने फिरने की सुविधा, सांस लेने की सुविधा। इन सुविधाओं की वजह से पृथ्वी पर यही जीव प्रधान प्राणी का रूप धारण करने लगे। लेकिन सारे सरीसृप एक प्रकार के नहीं हैं। उभयचर के वंशज बदलते बदलते कई प्रकार के सरीसृप बने। किसी के पैर मजबूत हैं और चलते समय वे अपना सारा भार छाती पर नहीं डालते, तो किसी के शरीर पर से पैरों के निशान तक खत्म हो गए हैं, जैसे सांप। किसी के पैर बदलते बदलते नाव के डांड की तरह हो गए और वे जल के जीवन में लौट गए। तो किसी के शरीर पर पैर के बदले चमड़े के पंख बन गए, जैसे आज के चमगादड़। इसके फलस्वरूप सरीसृप होते हुए भी वे आकाश में उड़ने के योग्य हो गए। लेकिन इससे ये मत समझ लेना कि वे आजकल के पक्षियों के पूर्वज थे। ये सरीसृप आजकल के पक्षियों की तरह नहीं थे और न इनके पूर्व पुरुष। आजकल के पक्षी उस समय के दूसरी प्रकार के सरीसृपों के वंशज हैं, इन सरीसृपों के नहीं। इन भिन्न भिन्न प्रकार के सरीसृपों में से जिसमें हमें सबसे ज़्यादा दिलचस्पी है, वे हैं डायनासोर। पृथ्वी पर इतने विभत्स और इतने बड़े जानवर आज तक नहीं देखने में आए। आजकल के हाथी, ऊंट, गेंडा आदि उसके सामने बहुत नगण्य जीव हैं। अनेक प्रकार के डायनासोर हुए हैं और उनको विभिन्न नाम दिए गए हैं। एक का नाम डिप्लोडॉक्स था, जिसकी लंबाई करीब 52 हाथ थी, लेकिन ये शाकाहारी था और बुद्धिहीन जीव था। ये जंतु भीमकाय अवश्य था, लेकिन जहाँ तक इसके मस्तिष्क का सवाल है, वह मुर्गी के अंडे की तरह था। मनुष्य की तुलना में ये कितना बुद्धिहीन था, ये इसके मस्तिष्क के आकार से ही पता चल जाता है। मनुष्य का शरीर करीब 3.5 हाथ का होता है, लेकिन उसके मस्तिष्क का वजन लगभग 1.5 सेर होता है। अर्थात अगर कोई 30 डिप्लोडॉक्सों के मस्तिष्कों को इकट्ठा किया जाए तो उनका भार एक मनुष्य के बराबर जाकर बैठता है। लेकिन इससे ये भी समझना भूल होगी कि बुद्धि की सीमा भी इसी अनुपात में थी, क्योंकि बुद्धि केवल मस्तिष्क के भार पर ही नहीं बल्कि और भी बहुत सी बातों पर निर्भर करती है, जिसमें मस्तिष्क का आकार भी एक है। मनुष्य का मस्तिष्क केवल भार में ही अधिक नहीं होता बल्कि आकार में भी अच्छा होता है। यही कारण है कि हमारी बुद्धि इतनी आगे बढ़ी हुई है। एक और प्रकार का डायनासोर होता था जिसको ब्रासियोसरास कहते हैं। इस जीव का भार करीब 450 मन होता था और उसका गला यानी उसकी गर्दन इतनी लंबी होती थी
कि जमीन पर खड़े होकर वो आजकल के तिमंजिले मकान की खिड़की में से भी आसानी से झांक सकता था। डायनासोर की और भी किस्में थीं, जिनमें एक का नाम है टिरेनोसोरस। अगर उसको साक्षात यमदूत कहा जाए तो कोई अत्युक्ति नहीं होगी। उसकी लंबाई थी 19 फुट, यानी एक साधारण मनुष्य की लंबाई की लगभग 3 गुनी। उसके पिछले दोनों पैर 2 खंभों जैसे लगते थे और अगले 2 पैर छोटे। उसका मुंह बहुत ही बड़ा था और दांत मूलियों की तरह थे। उसकी पूंछ की फटकार से सारा जंगल कांप उठता था। ये एकदम मांसाहारी था और आज तक पृथ्वी पर इतने बड़े मांसाहारी जीव कभी नहीं देखने में आए। इसीलिए जब यह शिकार की खोज में निकलता था तो दूसरे सब महाकाय डायनासोर डर से कांपने लगते थे। इसी प्रकार ऐसे ही कई तरह के डायनासोर लाखों वर्षों तक पृथ्वी की छाती पर अपना राज चलाते रहे। लेकिन इतने विशाल शरीर से ही क्या होता है? आखिर ये भी इस संसार से लोप हो गए और शेष रह गए केवल उनके अस्थि पंजरों के कुछ फासिल। वे लुप्त कैसे हुए? आज से लगभग 6 करोड़ साल पहले की बात है। पृथ्वी की छाती पर एक प्रचंड हलचल शुरू हुई। बड़े बड़े जलाशय और तालाब सूखने लगे। जमीन फोड़कर निकलने लगी पहाड़ों की चोटियां। उत्तर से सूखी और बर्फीली हवाएं चलने लगी। उस हवा से पेड़ और पौधे मरने लगे। पृथ्वी की शक्ल भी तेजी के साथ बदलने लगी। इससे पहले की जलवायु डायनासोर जाति के लिए बहुत अच्छी थी, क्योंकि उनमें से बहुत से पानी में अपना शरीर डुबोकर रहते थे और भीगे शरीर पर गर्म हवा बहुत अच्छी लगती थी। लेकिन अब डायनासोर नई और बदलती हुई अवस्थाओं के साथ अपने आप को बदल नहीं पाए। नतीजा ये हुआ कि वे इस संसार से मिट गए और इस प्रकार रेप्टाइल्स के युग का डिक्लाइन हो गया। स्तनपायियों का युग। इस बीच में पृथ्वी की छाती पर एक और प्रकार के जीव दिखाई दिए। इनकी शक्ल थी चूहों की तरह, इसलिए डायनासोरों की तुलना में ये नग्न थे। लेकिन फिर भी डायनासोरों के साथ इनका वंश संबंध था, क्योंकि ये सरीसृपों के ही वंशज थे और उन्हीं की एक शाखा से परिवर्तित होते होते इस रूप में आए थे। इनको स्तनपायी या मैमल कहा जाता है। इनका शरीर छोटा था, लेकिन जिंदा रहने के लिए इनके पास कई प्रकार की सुविधाएं थीं जो डायनासोर के पास नहीं थी। ये सुविधाएं क्या थी? पहली बात तो यह कि इनके शरीर पर बाल थे और दूसरी यह कि इनका लहू गर्म था। गर्म लहू का क्या मतलब? असल में जीवों में खून 2 प्रकार का हो सकता है। एक प्रकार के जीवों में बाहर के ताप के अनुसार उनके रक्त का ताप भी चढ़ता उतरता रहता है। बाहर ठंड होने पर उनका खून भी ठंडा पड़ जाता है, बाहर गर्मी पड़ने पर उनका खून भी गर्म हो जाता है। ऐसे खून को ठंडा लहू कहा जाता है। दूसरे प्रकार के जीव ऐसे होते हैं कि बाहर के ताप पर उनके खून का ताप निर्भर नहीं करता। शरीर में खून का ताप सदा एक ही सा रहता है। ऐसे खून को गर्म लहू कहते हैं। पृथ्वी की जलवायु हमेशा एक सी नहीं रहती, इसलिए जिंदा रहने के लिए गर्म खून ठंडे खून से ज्यादा सुविधाजनक होता है। मैमल से पहले जितने जीव हुए उन सब का खून ठंडा था। यहां तक कि उस महाकाय डायनासोर का खून भी ठंडा ही था। इसीलिए करीब 6 करोड़ साल पहले जब पृथ्वी पर प्रचंड वातावरण का आरंभ हुआ, सूखी और हिम जैसी ठंडी हवाएं चलने लगी तो डायनासोर भी नष्ट हो गए। लेकिन मैमल्स देखने में इतने छोटे होते हुए भी बच गए, क्योंकि उनके शरीर पर बाल थे और उनके शरीर में गर्म खून था। इसके अलावा मैमल्स को कई और सुविधाएं थीं। उनका मस्तिष्क बहुत अच्छा था। वे काफी होशियार और चौकन्ने थे। उनके दांत अच्छे थे और पैर मजबूत, और उनके शरीर में सांस लेने की व्यवस्था भी अधिक उन्नत थी। इसके अतिरिक्त एक जबरदस्त सुविधा उन्हें प्राप्त थी। वे अंडे नहीं देते थे, बल्कि उनके बदले बने बनाए बच्चे जन्मते थे। रेप्टाइल्स तक सारे जीव अंडे देते थे। अंडे देने के लिए अच्छी और ठीक जगह होनी चाहिए। फिर अंडे देने के बाद उन्हें अच्छी तरह सेने की आवश्यकता पड़ती है। तब जाकर उन अंडों में से फूटकर बच्चे निकलते हैं। इस सब में बड़ी असुविधा है। मैमल्स के बच्चे जन सकने के कारण बहुत सी असुविधाएं दूर हो गई। बच्चे जनने के बाद बच्चे के लिए अन्न संग्रह की समस्या का अंत हो गया, क्योंकि बच्चे मां के स्तनों से दूध पी सकते थे। ये जीव मां के स्तन से दूध पीकर जिंदा रहते थे, इसीलिए इनका नाम स्तनपायी हुआ। ठीक है कि शुरू में स्तनपायियों का शरीर बड़ा तुच्छ था, लेकिन उन्हें अन्य कई प्रकार की सुविधाएं प्राप्त थी।
इसलिए जहां स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल में और सब मर मिटे, ये बचे रहे और जीवों में सर्वश्रेष्ठ हो गए। पृथ्वी पर जो सबसे पहले स्तनपाई दिखाई दिए, उन्हीं के वंशज धीरे धीरे बदलते बदलते आखिर में अनेक प्रकार के पशु बने। चिमगादड़, शेर, हाथी, जेब्रा, जिराफ इत्यादि। इन्हीं स्तनपाइयों के वंशजों में से एक किस्म ने पेड़ों की डालों पर अपना घर बनाना शुरू किया। हम आजकल की मानव जाति उन्हीं पेड़ों की डालों पर घर बनाने वाले स्तनपाइयों के वंशज हैं। उनका क्या नाम था? प्राइमेट। आजकल ये प्राइमेट नहीं दिखाई पड़ते, लेकिन प्राइमेटों के अनेक प्रकार के वंशज दिखाई पड़ते हैं। अनेक प्रकार के वानर और वनमानुष। वनमानुष भी सभी एक प्रकार के नहीं होते। एक प्रकार का नाम है औरंग ओटांग, किसी का नाम है चिंपैंजी, किसी का गोरिल्ला। 4 पैर के बदल 2 पैर, तो ये सब प्राइमेट थे। इन्हीं के एक दल के वंशधर आगे जाकर वन मानुषों में बदल गए और उनकी संतान मानव जाति है। आज ये प्राइमेट पृथ्वी पर ढूंढे भी नहीं मिलते। यही नहीं, उन सब वन मानुषों का भी जिसके एक दल से मनुष्य बना, विलोप हो गया है। लेकिन वैज्ञानिकों ने खोज से इस बात का पता लगा लिया है कि एक तरह के वन मानुषों के वंशज बदलते बदलते किस तरह मनुष्य के स्तर पर पहुंच गए। सो कैसे? ये वन मानुष पेड़ों पर रहते थे। उनके शरीर पर बाल थे, मुंह पर बाल थे, दुम भी थी। हाथ नाम की कोई वस्तु नहीं थी। हाथ और पैर के बदले 4 पैर ही थे। पेड़ों पर चलने फिरने के लिए पिछले 2 पैरों की अपेक्षा अगले 2 पैरों की आवश्यकता ज्यादा पड़ती थी। पेड़ों की डालों को पकड़ने से लेकर फल फूल कंदमूल इकट्ठा करना, उनको मुंह में डालना, इन सब कामों में अगले 2 पैरों का ही ज्यादा काम पड़ता था। इसी कारण प्राकृतिक चयन के नियमानुसार इन सब वनमानुषों में से केवल वे ही बच सके जिनका अपना वैशिष्ट्य था, अर्थात जिनके अगले 2 पैरों में पिछले 2 पैरों से अधिक क्षमता थी। इस प्रकार प्रकृति के विरुद्ध जूझते जूझते वनमानुष के अगले 2 पैरों में पिछले 2 पैरों से भिन्नता आने लगी। और उसके बाद एक बड़ी आश्चर्यजनक घटना हुई। ऐसी घटनाएं पृथ्वी के इतिहास में बहुत कम हुई हैं। ये घटना क्या थी? इन्हीं 4 पैरों वाले वन मानुषों में से कुछ पेड़ों से नीचे उतर आए और अपना घर जमीन पर बनाने लगे और वहीं रहने लगे। धीरे धीरे वे 2 पैरों पर खड़े होने लगे और फिर 2 पैरों से चलना सीख गए। ये घटना कैसे घटी? कितने दिन पहले? वैज्ञानिकों का अनुमान है कि ये कम से कम 10 लाख साल पहले की बात है। इससे अधिक समय पहले की बात भी हो सकती है। उस समय पृथ्वी की रूपरेखा का मानचित्र भी भिन्न था। आज जहाँ हिंद महासागर है, वहाँ सागर ही नहीं था, बल्कि था एक महादेश। आज वह देश महासागर के गर्भ में विलुप्त हो चुका है। लाखों साल हुए उस विलुप्त महादेश के बहुत बड़े भूभाग से वन जंगलों के चिन्ह मिट गए। किस कारण, ये आज बताना मुश्किल है। हो सकता है दावानल में जलकर राख हो गए हों, हो सकता है भूकंप से धंसकर जमीन के गर्भ में चले गए हों, अथवा किन्हीं अन्य प्राकृतिक कारणों से उनका नाश हो गया हो। वैज्ञानिकों का कहना है कि कारण कुछ भी हो, ये सच है कि वन मिट गए और इन पेड़ों के मिट जाने की वजह से इन वन मानुषों को विवश होकर भूमि पर आना पड़ा। ये हम पहले बता चुके हैं। जब ये पेड़ों की डालों पर अपने जीवन निर्वाह के लिए घूमते थे, उसी समय से उनके अगले 2 पैरों में पिछले 2 से भिन्नता आने लग गई थी। समतल भूमि पर पैर पड़ने के बाद ये विभिन्नता और बढ़ती चली गई। वन मानुष के ये वंशज समय क्रम में पिछले 2 पैरों पर खड़े होना सीख गए और फिर उन पर चलना भी। लेकिन अगले 2 पैरों का क्या हुआ? पेड़ों पर रहते समय अगले 2 पैरों में पिछले पैरों से अंतर आने लगा था, और जब ये वन मानुष जमीन पर पिछले 2 पैरों पर चलने लगे तो अगले 2 पैरों में और भी विभिन्नता आने लगी। बदलते बदलते हजारों सालों के समय में कई वंशों के नष्ट होने के बाद ये अगले 2 पैर मनुष्य के हाथों में परिवर्तित हो गए। नतीजे के तौर पर वन मानुष भी वन मानुष नहीं रहा और हो गया आदिम मनुष्य। आज हम अपने इन हाथों के कारण ही मनुष्य कहलाते हैं।
मनुष्य नामी प्राणी के सिवा और किसी भी जीव के हाथ नहीं हैं। चिंपैंजी के पंजे हैं, गोरिल्ला के भी पंजे हैं, लेकिन उनके हाथ नहीं हैं। उन पंजों से ज़्यादा वे कोई वस्तु पकड़ने की चेष्टा कर सकते हैं, लेकिन उससे वे हथियार नहीं बना सकते। मनुष्य के हाथ हैं, उनसे वह हथियार बना सकता है, और चूंकि मनुष्य हथियार बना सकता है, इसीलिए वो तमाम दूसरे जीवों से भिन्न है। हथियार किसको कहते हैं? उसको जिसको लेकर हम पृथ्वी पर संघर्ष कर सकते हैं और पृथ्वी को बदल सकते हैं, जैसे हंसिया और हथौड़ा, तीर और कमान, कुदाल और फावड़ा इत्यादि। इन हथियारों के कारण ही मनुष्य दूसरे जीवों से भिन्न क्यों है? इसलिए कि जिन जीवों के पास हथियार नहीं हैं, वे पृथ्वी की दया पर जीवित हैं। वे हर चीज के लिए पृथ्वी की ओर मुंह बाए रहते हैं। भाग्यवश अगर कहीं अन्न मिल गया तो पेट भर गया, अन्यथा नहीं। कहीं ठहरने के लिए जगह मिल गई तो रह गए, अन्यथा नहीं। लेकिन मनुष्य क्या पृथ्वी पर इतनी असहाय अवस्था में, इतनी ही निरुपाय अवस्था में रहता है? निश्चय ही नहीं। मनुष्य पृथ्वी पर संघर्ष करता है, रोजी रोटी का सामान पाने के लिए संग्राम करता है और उसको हासिल करता है। इसीलिए मनुष्य पृथ्वी की छाती पर अन्न उगाता है, रुई को काट कर उससे कपड़ा तैयार करता है और पत्थर से मकान तैयार करता है। लेकिन यही क्या सब कुछ है? इतने से ही चुप नहीं बैठता। हवाई जहाज बनाकर मनुष्य आकाश को जीतता है। गोताखोरों की पोशाक पहनकर वह समुद्र में उतरकर पाताल जीतने के लिए निकलता है। यही नहीं, हर प्रकार से वह विश्व पर विजय पाने के लिए जूझता है, संग्राम करता है और आगे बढ़ता जाता है। मनुष्य ने जो कुछ पाया है, विश्व विजय की ओर वह जितना अग्रसर हुआ है, प्रकृति के नियमों को जितना उसने जाना है, उन सब का सबसे बड़ा कारण है उसका हाथ। वह हाथ जिससे वह हथियार बनाता है। पृथ्वी के किसी और जीव के हाथ नहीं, केवल मनुष्य के हैं। दूसरे असहाय और निरुपाय बनकर पृथ्वी का मुंह देखते हुए जिंदा रहने की चेष्टा करते हैं। मनुष्य अपने हाथों के बलबूतों पर विश्व विजय की दुंदुभी बजाता है। प्रश्न ये होगा कि मनुष्य की प्रगति में क्या केवल हाथ का ही हाथ है? बुद्धि की कोई देन नहीं है? मनुष्य जो पृथ्वी पर श्रेष्ठ प्राणी बना, उसका असली कारण क्या बुद्धि नहीं है? अवश्य। इसमें संदेह नहीं कि मनुष्य की बुद्धि जितनी विकसित है, उतनी और किसी जीव की नहीं है। इसी बुद्धि के बल पर मनुष्य ने प्रगति की है। लेकिन इतना ही समझना पर्याप्त नहीं है। प्रश्न ये उठेगा कि बुद्धि किस बात पर निर्भर करती है? उसका उत्तर होगा मस्तिष्क पर। मनुष्य का मस्तिष्क बहुत बड़ा है और बहुत अच्छा है, इसीलिए उसकी बुद्धि इतनी विकसित है। लेकिन मनुष्य की बुद्धि इतनी विकसित हुई कैसे? आदिम वनमानुष के किसी और वंशज का मस्तिष्क तो इतना अच्छा नहीं है, चिंपैंजी का नहीं, ओरंगुटान का भी नहीं, केवल मनुष्य का है। ये भिन्नता क्यों? क्योंकि मस्तिष्क के साथ हाथों का गहरा संबंध है। मस्तिष्क की प्रगति से हाथों की प्रगति का संबंध है। वनमानुष का पंजा जैसे जैसे बदलकर मनुष्य के हाथों का रूप लेता गया, उसी प्रकार मनुष्य के सिर में मस्तिष्क की रूपरेखा भी बदली। मनुष्य का मस्तिष्क आकार में बड़ा और रूप में अच्छा हुआ। उसी के कारण मनुष्य की बुद्धि में इतना जबरदस्त विकास हुआ। सवेरे का पत्थर। कितने दिन पहले पृथ्वी पर मनुष्य का आविर्भाव हुआ? लाखों साल पहले। लेकिन इसका सबूत क्या है? एक प्रकार का चकमक पत्थर। सन 1876 में फ्रांस की राजधानी पेरिस में पत्थर के इन टुकड़ों को लेकर काफ़ी तर्क वितर्क हुआ। कुछ वैज्ञानिकों का कहना था कि ये पत्थर अवश्य ही मनुष्य के हाथों से बने हैं, अर्थात किसी ज़माने में मनुष्यों के किसी एक गिरोह ने इन चकमक पत्थरों को तोड़ फोड़ कर इन टुकड़ों में परिवर्तित किया। दूसरे कुछ वैज्ञानिकों का कहना था कि ऐसा हो ही नहीं सकता। उन्होंने इनके बनने का कारण ये बताया कि पृथ्वी की छाती पर आंधियों का कोई अंत नहीं है। इन आंधियों के कारण कितने ही स्थानों पर कितने ही पत्थर टूट फूट जाते हैं और अलग अलग रूप ले लेते हैं। पत्थर के टुकड़ों के बारे में आखिर इतना तर्क वितर्क क्यों? क्योंकि इन पत्थरों के बारे में जानने से यह समझने में आसानी होगी कि आखिर कितने साल पहले पृथ्वी पर मनुष्य की शुरुआत हुई। ये पत्थर पृथ्वी के ऐसे स्तर से मिले थे जिसकी उम्र वैज्ञानिकों के हिसाब से
20 लाख साल तो होगी। इसलिए अगर यह सिद्ध हो जाए कि ये पत्थर मनुष्य के हाथों से बने हैं तो यह कहना सही होगा कि करीब 20 लाख साल पहले पृथ्वी पर मनुष्य या मनुष्य जैसे जीव मौजूद थे, जिन्होंने पत्थरों को हाथों से तोड़ फोड़ कर इस प्रकार का रूप दिया था। वैज्ञानिकों के इस तर्क वितर्क में जीत उन्हीं की हुई जिनका कहना था कि ये मनुष्य के हाथों से बने हैं, क्योंकि पृथ्वी के और भागों से ठीक इसी प्रकार के और बहुत से पत्थर के टुकड़े मिलने लगे, और ये सब ऐसे ही स्थानों से मिलने लगे जिन स्थानों पर प्राचीन काल में मनुष्यों के रहने के बारे में कोई संदेह नहीं है। इसलिए इन पत्थरों को मनुष्य के हाथों से बना हुआ मानने के अलावा दूसरा कोई चारा न था। इस प्रकार के पत्थर के टुकड़ों को वैज्ञानिक इयोलिथ कहते हैं। इयो का अर्थ है सुबह और लिथ का अर्थ है पत्थर, इसलिए इनको हम सहज भाषा में सुबह के पत्थर कह सकते हैं। इनको यह नाम क्यों दिया गया? क्योंकि ये पत्थर उस युग का परिचय देते हैं जब मनुष्य के रूप का उदय होने ही लगा था। इतने प्राचीन काल में मनुष्य ने पत्थर को फोड़कर ऐसे टुकड़े क्यों बनाए? क्योंकि ये मनुष्य के प्रधान सहारे थे, उसके प्रधान हथियार थे। इस युग की बात को जरा समझने की कोशिश की जाए। कहीं भी तब ग्रामों या शहरों का कोई पता नहीं था और हो भी नहीं सकता था। आदिम मनुष्य के झुंड वन जंगलों में घूमते फिरते थे। उनके पास ढाल नहीं थी, न तलवार थी, न तीर कमान, कोई भी हथियार नहीं था, क्योंकि मनुष्य ने उस समय तक हथियार बनाना सीखा ही नहीं था। वह सिर्फ पशु अवस्था से निकलकर जरा सा आगे बढ़ने में सफल हो पाया था। इसलिए उस युग में पत्थर के ये टुकड़े ही उसके सहारे थे। इन्हीं पत्थरों की सहायता से उस समय जीवित रहा जा सकता था। कैसे? मनुष्य ने चकमक पत्थरों को फोड़कर इस तरह के टुकड़े बनाए। इनको हाथों में लेकर वे पशुओं से लड़े और उन्होंने फल फूल इकट्ठा करने तथा छोटे मोटे शिकार मारने की चेष्टा की। उस समय मनुष्य बहुत ही असहाय अवस्था में था। आखिर शेर या हाथी के मुकाबले में मनुष्य की शक्ति कितनी थी? अगर कोई चीज़ थी तो यही कि उनके पास के 2 हाथ थे और उसके सिर में अधिक विकसित मस्तिष्क था। लेकिन वे हाथ और मस्तिष्क भी आज के मनुष्य के हाथों और मस्तिष्क से बहुत निकृष्ट थे। लेकिन फिर भी एक बात थी, पृथ्वी पर और किसी पशु के पास ऐसे हाथ और ऐसा मस्तिष्क नहीं था। अपने इन्हीं हाथों और मस्तिष्क की सहायता से मनुष्य पत्थर फोड़कर हथियार बनाने लगा। यह हथियार हमारे वर्तमान युग के हथियारों के तुलना में कितने ही हास्यास्पद क्यों न हों, लेकिन पृथ्वी के इतिहास में इन्होंने एक आश्चर्यजनक चैप्टर का सूत्रपात किया। हथियारों की उन्नति के साथ साथ मनुष्य भी उन्नति की ओर बढ़ने लगा। वास्तव में पशु अवस्था से निकलकर हम जो इतना आगे बढ़ पाए हैं, इसके लिए हमारे पूर्व पुरुषों को बहुत से स्तरों को पार करना पड़ा होगा। इन सुबह के पत्थरों में मनुष्य की प्रगति के सबसे पहले स्तर की कहानी लिखी हुई है। इसीलिए इस प्रकार के पत्थर के टुकड़े मिलने पर वैज्ञानिक और इतिहासकार उनको बड़ी सावधानी के साथ अजायब घरों में रखते हैं। पत्थर, कांसा, लोहा। 19वीं शताब्दी के आरंभ में विभिन्न शहरों के विभिन्न अजायब घरों में पृथ्वी के अलग अलग स्थानों से मिले हुए आदिम मनुष्य के हाथों से बने हथियार जमा होने लगे। लेकिन सारे हथियार एक प्रकार के नहीं थे। कुछ तो बिल्कुल ही कुंद और पत्थर के स्थूल टुकड़ों की तरह थे, कुछ बाकायदा पॉलिश किए हुए और पहने थे। और पत्थर ही क्यों, ये हथियार तांबे के बने हुए भी थे, लोहे के भी और दूसरी वस्तुओं के भी। अगर हथियारों की उन्नति के साथ साथ ही आदिम मनुष्य धीरे अग्रसर होकर आखिर में सभ्य और उन्नत हुआ है, तो हम हथियारों को एक के बाद दूसरे युग के अनुसार इकट्ठा करके भी रख सकते हैं और इससे प्राचीन मनुष्य का धारावाहिक इतिहास मालूम कर सकते हैं। अर्थात ये कि किस स्तर के बाद किस स्तर को पार करके मनुष्य सभ्यता के वर्तमान स्तर में आ पहुंचा है। इसलिए समस्या अजायब घरों में जमा हथियारों को एक के बाद दूसरे युग के क्रम के अनुसार सजाकर रखने की है। इस समस्या का समाधान किया सन 1836 में जेपी टॉमसन नाम के एक वैज्ञानिक ने। डेनमार्क देश के कोपनहेगन शहर के अजायब घर में प्राचीन हथियारों को युगों के अनुसार क्लासिफाई करने और उनको ठीक तरह सजाने की समस्या को लेकर श्री टॉमसन बहुत दिनों से व्यस्त थे। उन्होंने कहा कि आदिम हथियारों को क्लासिफाई इस बात को देखकर करना होगा कि वे किस वस्तु के बने हैं।
हथियार बनाने की ये वस्तुएं 3 प्रकार की हैं। पहली पत्थर, दूसरी तांबा और कांसा। हालांकि इनमें प्रधान कांसा ही है और तीसरी लोहा। इन 3 प्रकार की वस्तुओं से बने हथियारों में सबसे पुराने हैं पत्थर के हथियार, उसके बाद आते हैं तांबे और कांसे के हथियार और उनके बाद लोहे के। पत्थर के बने हथियार सबसे पुराने क्यों समझे जाते हैं? क्योंकि पत्थर के टुकड़े से पत्थर को फोड़कर और छीलकर हथियार बनाना सबसे आसान है। इसलिए मनुष्य के लिए सबसे पहले इसी प्रकार के हथियार बनाना संभव हुआ। फिर धीरे धीरे पत्थर घिस घिस करके बेहतर और भिन्न भिन्न प्रकार के हथियार बनाए जाने लगे। पत्थर के मुकाबले में कांसे के हथियार बनाना बहुत कठिन काम है। तांबा और टीन मिलाकर पिघलाने से कांसा बनता है, इसलिए कांसे के हथियार बनाने में अनेकों दिक्कतें हैं। सबसे पहले तांबा और टीन इकट्ठा करना ही कठिन है, क्योंकि अधिकतर ये मिट्टी और पत्थर के साथ मिले हुए पाए जाते हैं। इसलिए पहली समस्या है इस प्रकार के मिट्टी पत्थर को ठीक से पहचानना। दूसरी बात है इस प्रकार के मिट्टी पत्थर को गलाकर उसमें से तांबा और टीन निकालना और इसके बाद दोनों को मिला देना, तब जाकर कांसे के हथियार बनते हैं। कांसे की जगह लोहे के हथियार बनाना और भी कठिन काम है, क्योंकि आयरन ओर्स यानी कि ऐसे पत्थर के टुकड़े जिसमें लोहा मिला हुआ होता है, उसको गलाकर उसमें से लोहा निकालना बहुत ही कठिन काम है। इसीलिए पहले पत्थर के हथियार, उसके बाद तांबे और कांसे के और उसके बाद लोहे के। इसीलिए अगर हम हथियार बनाने के इतिहास से मनुष्य की सभ्यता और प्रगति के इतिहास को समझने की कोशिश करें तो हमें मनुष्य की प्रगति के इतिहास को 3 युगों में बांटना पड़ेगा। पहला पत्थर का युग यानी स्टोन एज, दूसरा कांसे और तांबे का युग यानी ब्रोंज एज, तीसरा लोहे का युग जिसको आयरन एज भी कहा जाता है। स्टोन एज का एक गांव। इसीलिए टॉमसन के विचारों के मुताबिक सबसे पहले पत्थर का युग आया। लेकिन क्या ऐसा कहना ठीक होगा? क्या कोई युग ऐसा था जिस वक्त मनुष्य के सारे हथियार सिर्फ पत्थर के ही बने होते थे? फावड़ा और कुल्हाड़ी जैसे हथियार भी क्या पत्थर के बन सकते हैं? इस बात पर बहुतों को शक था, लेकिन 1854 में स्विट्जरलैंड में एक ऐसी घटना हुई जिससे इसका हमेशा के लिए फैसला हो गया। वह क्या घटना थी? उस साल यानी 1854 में सूखा पड़ा, तालाबों का पानी सूखने लगा। इस तरह एक तालाब का पानी सूख जाने से उसके बीच की जमीन दिखाई देने लगी और उसको देखने के बाद सब लोग अचंभे में पड़ गए। क्यों? क्योंकि वहां प्राचीन काल के एक गांव के खंडहर दिखाई देने लगे। साफ मालूम होने लगा कि पुराने जमाने में एक पूरा का पूरा गांव जमीन में धंस गया था और उसके बाद वहां वह तालाब बन गया। लेकिन कारण कुछ भी हो, गांव के सारे चिन्ह अभी खत्म नहीं हुए थे। सबसे आश्चर्य की बात यह थी कि यह गांव स्टोन एज का गांव था, यानी पत्थर के युग का। सन 1854 से बहुत पहले पृथ्वी के भिन्न भिन्न स्थानों से जो पत्थर के बने हथियार ढूंढने से मिले थे, इस गांव में भी उसी तरह के हथियार पाए गए। वहां लकड़ी के दस्ते लगे पत्थर के कुल्हाड़ी मिले। हालांकि लकड़ी के दस्ते इन्हीं दिनों में क्षय होकर करीब करीब खत्म हो चुके थे। इसके अलावा भी कपड़े के टुकड़े, अन्न के दाने और बहुत सारी चीजें नजर आई। जिस बात को देखकर वैज्ञानिक सबसे अधिक चकित हुए वह यह थी कि गांव के पत्थर के हथियारों के अलावा और किसी हथियार के निशान भी नहीं थे। इसका मतलब वह गांव प्रस्तर युग यानी स्टोन एज का गांव था। इससे टॉमसन की बात सिद्ध हो गई। पुराना प्रस्तर युग और नया प्रस्तर युग यानी ओल्ड स्टोन एज और न्यू स्टोन एज। लेकिन स्टोन एज का होते हुए भी ये बात साफ दिखाई देती थी कि एक गांव के तौर पर यह काफी उन्नत ग्राम था। इस गांव के लोग खेती बाड़ी करना सीख चुके थे, कपड़ा बुनना भी सीख चुके थे और छप्पर डालकर मकान बनाना भी जानते थे। कुछ पहले हमने इयोलिथ या सवेरे के पत्थर का हाल पढ़ा था। वे सब चकमक पत्थरों को फोड़कर मामूली काम के लायक बनाए गए पत्थर थे। मनुष्य के हथियारों की गिनती में पहले यही थे। ये पत्थर इतने भोंडे तथा तुच्छ हैं कि आज उनको हथियार मानना ही हमारे लिए कठिन है। फिर भी मनुष्य के इतिहास में इनका बड़ा महत्व है।
ये आदिम मनुष्य के एनिमल कंडीशन को पीछे छोड़कर आगे बढ़ने के सबसे पहले निशान है। इस प्रकार के हथियारों की मदद से मनुष्य कितना कुछ कर सकता था। इनसे ज्यादा फल मूल जमा हो सकते थे। खूंखार जानवरों से अपने को बचाने की कोशिश करना या छोटे मोटे जानवरों का शिकार कर लेना भी अब अधिक संभव हो गया था। इस अवस्था से शुरू करके खेतीबाड़ी की अवस्था तक पहुंचने में बहुत लंबा अरसा लगा। मनुष्य को इतनी उन्नत अवस्था में पहुंचने के लिए कि वो खेतीबाड़ी कर सके लाखों साल का समय लगा था। इन लाखों वर्षों का इतिहास शुरू से अंत तक स्टोन एज का ही इतिहास है। इतने बड़े युग में हथियार बनाने का एकमात्र सामान सिर्फ पत्थर था। फिर भी चकमक पत्थर के टुकड़ों और लकड़ी के दस्ते वाले कुल्हाड़ों में बहुत अंतर है। ठीक है कि सारे युग में हथियार सिर्फ पत्थर के ही बनते रहे, लेकिन हथियारों की बनावट में भी बहुत उन्नति हो गई। इसलिए स्टोन एज के शुरू के हथियारों में और आखिरी काल के हथियारों में जमीन आसमान का फर्क है। इसलिए पत्थर के युग के इतिहास को भी अलग अलग भागों में बांटा गया है। किन किन हिस्सों में? प्रस्तर युग को आमतौर पर दो भागों में बांटा गया है, वो है पेलियोलिथिक और नियोलिथिक। हमने पहले भी बताया है कि लिथ शब्द का अर्थ है पत्थर, पेलियो शब्द का अर्थ है पुराना और नियो का अर्थ है नया। इसलिए पेलियोलिथिक का मतलब हुआ पुराना प्रस्तर युग और नियोलिथिक का अर्थ हुआ नया प्रस्तर युग। पुराना युग पहले और नया युग बाद में। पुराना और नया कहकर इनमें फर्क किया जाता है। पुराना प्रस्तर युग। इयोलिथ अर्थात सुबह के पत्थर के युग और पुराने प्रस्तर युग के हथियारों में क्या अंतर है? इस युग के पत्थर में एक स्पष्ट रूप देने की कोशिश की गई है। यूरोप, अफ्रीका, एशिया के बहुत से देशों में प्रस्तर युग के हथियार मिले हैं। एक का नाम अंग्रेजी में हैंड एक्स है, अर्थात हाथ कुल्हाड़ा। इस प्रकार के हथियार से काटने, छीलने, हमला करने जैसे बहुत से काम हो सकते थे, लेकिन उस समय भी एक ही हथियार से बहुत से काम निकाले जाते थे। अब मनुष्य ने अलग अलग कामों के लिए अलग अलग प्रकार के हथियार बनाना सीखा, जैसे मांस छीलने के लिए एक तरह का हथियार, शिकार करने के लिए एक दूसरे प्रकार का हथियार इत्यादि। इससे भी आगे चलकर मनुष्य ने बाकायदा बढ़िया तथा वरिष्ठ हथियार बनाना सीखा। ये हथियार पत्थर के ही होते थे, लेकिन इनमें लकड़ी या हड्डी या सींग के दस्ते लगाए जाते थे। पत्थर घिस घिस कर एक प्रकार की छुरी जैसी चीज भी बनाई जाती थी। नया प्रस्तर युग। पुराने प्रस्तर युग के बाद नया प्रस्तर युग आया। इस युग में हथियार पत्थर के बने होने पर भी इतने उन्नत और अच्छे बनने लगे कि उनकी वजह से खाद इकट्ठा करने के तरीके में मनुष्य के इतिहास में एक जबरदस्त परिवर्तन या क्रांति हुई। लेकिन इस प्रकार के हथियारों को बनाने के तरीकों को सीखने से मनुष्य के इतिहास में यह अद्भुत क्रांति क्यों और कैसे हुई, ये समझना जरूरी है। ये सीखने से पहले का युग खाद्य संग्रह करने का युग था। पृथ्वी पर बनी बनाई जो चीजें मिलती थी, मनुष्य उन्हीं को खाकर जिंदा रहने की चेष्टा करता था। जंगल से फल मूल इकट्ठे करके, वन के पशुओं का शिकार करके वो जीने की कोशिश करता था। पुराने प्रस्तर युग के हथियारों से इनके अलावा और कुछ काम लिया भी नहीं जा सकता था, लेकिन नए प्रस्तर युग के हथियार अधिक उन्नत थे। उनकी मदद से मनुष्य ने सबसे पहले अन्न पैदा करना सीखा। अन्न पैदा करने का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि पृथ्वी पर जो वस्तु अपने आप नहीं होती है या जो वस्तु बनी बनाई अवस्था में नहीं पाई जाती है, ऐसी चीजें बनाकर तैयार करना और उनकी मदद से अपने को जीवित रखना, जैसे अनाज। अनाज बेशक पृथ्वी पर ही होता है, लेकिन अपने आप नहीं होता। अनाज पैदा करने के लिए मनुष्य को कोशिश करनी पड़ती है, उसका इंतजाम करना पड़ता है। जंगल काट कर खेत तैयार करना, खेत में हल चलाना, बीज बोना, पानी डालना, देखभाल करना, इस तरह के बहुत से काम करने पड़ते हैं, तब जाकर अनाज पैदा होता है। इस प्रकार का काम नए प्रस्तर युग से ही शुरू होता है। इस नए प्रस्तर युग में मनुष्य प्रकृति की ओर मुंह बाए उसकी दया दृष्टि पर निर्भर होकर जिंदा रहने के लिए मजबूर नहीं होता, बल्कि अपनी आवश्यकता के अनुसार चीजों को पैदा करना शुरू कर देता है।
और इसी वजह से आखिरकार मनुष्य के लिए ये संभव हो सका कि वो सभ्यता की नींव डाल सके और प्रगति के पथ पर तेजी से बढ़ सके। सभ्यता की कहानी मनुष्य के इतिहास के दूसरे दोनों युगों, कांस्य युग और लौह युग की कहानी से जुड़ी हुई है, लेकिन उसकी चर्चा हम आज नहीं कर सकते। उसके बारे में तुम आगे जाकर पढ़ोगे।